हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे शाकोत्पादन ओलेरी कल्चर के बारे में। क्या महत्व है तो देख लेते हैं क्या महत्व है शाकोत्पादन के अंतर्गत। तो शाकोत्पादन यानी देश की आज़ादी के उपरांत देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन देना चुनौती थी, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के अनवरत अनुसंधानों एवं उत्पादों से पर्याप्त भोजन देने की स्थिति में है। परंतु आज भी सभी को गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं मिल पाता और समस्या बनी हुई है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 2800 कैलोरी ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु मिलता कितना है? 1950 से 2000 किलो कैलोरी ही मिल पाता है। उसका कारण क्या है? ठीक है, लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या। तो कहने का तात्पर्य ये है, बराबर हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका प्रयास चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, सब्जियां नहीं मिल पा रही खाने को, और गुणवत्ता युक्त नहीं मिल पा रही हैं। आजकल देखते हैं कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करके तैयार की जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, लेकिन होता क्या है, उसका परिणाम कुछ अलग होता है। क्योंकि कीटनाशी रोगनाशी दवाओं के पड़ने से मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि लोगों को जितना अच्छा मिलना चाहिए, कहने का मतलब गुड क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जो है हमारे वैज्ञानिक जो है तकनीकी और ज्ञान के माध्यम से उस पर कार्य कर रहे हैं। तो सब्जियों का हमारे मानव जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि हम जानते हैं और देखते भी हैं, बिना सब्जी के भोजन जो है अधूरा सा रहता है। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, दाल खाएंगे तो उसके साथ भी सब्जी खाएंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है भोजन में सब्जियों की। तो फिर उसके बाद बात करते हैं संतुलित आहार में विभिन्न घटकों की पूर्ति। यानी कि एक संतुलित आहार जो होता है प्रतिदिन का, उसमें कितनी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, किसको कितना क्या खाना चाहिए। ठीक है, यानी संतुलित आहार में विभिन्न घटकों की दैनिक आवश्यकता काहे में ग्राम में जानेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। तो कौन सा सब्जी कौन सी दाल कितनी खानी चाहिए वो अब हम देखेंगे। तो प्रतिदिन प्रति ग्राम के हिसाब से जैसे है खाद्यान्न, पुरुष के लिए 400 ग्राम, महिला के लिए 300 ग्राम प्रतिदिन का है। दालें 70 ग्राम और महिलाओं के लिए 60 ग्राम। हरे पत्ते वाली साग सब्जी 115 ग्राम और महिलाओं के लिए 125 ग्राम। जड़ व कंद वाली 70 ग्राम पुरुष के लिए और 70 ग्राम महिलाओं के लिए। अन्य साग से अन्य सब्जियां हैं 115 ग्राम है। फल पुरुष के लिए 30 ग्राम, महिलाओं के लिए भी 30 ग्राम है। दूध 200 ग्राम पुरुष के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी 200 ग्राम है। फैट यानी वसा तेल जिसके अंतर्गत आता है 35 ग्राम, 35 ग्राम पुरुषों के लिए और 40 ग्राम महिलाओं के लिए। शर्करा 30 ग्राम पुरुष के लिए और 30 ग्राम महिलाओं के लिए। भारतीय को प्रतिदिन 300 से 300 ग्राम साग सब्जी मिलनी चाहिए, खानी चाहिए, जबकि इतने साग अभी उपलब्ध नहीं है। फिर इसके आगे बात कर लेते हैं पुष्पोत्पादन फ्लोरिकल्चर के बारे में। क्या स्कोप है फ्लोरिकल्चर का? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर के बारे में जानेंगे। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही अलंकृत पौधों के उत्पादन एक शौक के रूप में किया जाता था, अपनी इच्छा अनुसार किया जाता है। लेकिन आज के दृष्टिकोण को देखते हुए लोग इसको व्यवसाय के रूप में इसकी खेती करने लगे हैं। किस रूप में? व्यवसाय के रूप में इसकी खेती करने लगे हैं।
इसमें कि पिछले यानी कि वर्षों की अपेक्षा अब जो है ज़्यादा क्षेत्रफल पर इसकी पुष्पों की जो है खेती होने लगी है। जैसे कि 2001 में 9801 हेक्टेयर भूमि पर अलंकृत पौधों या पुष्पोत्पादन का जो है उत्पादन किया जाता था, लेकिन अब जो है बढ़कर लगभग जो आंकड़ा है 2 से 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर हो गया है। फिर इससे फायदे क्या क्या हैं ये बात कर लेते हैं, यानी किस क्षेत्र में इनका बढ़ावा हुआ है, क्यों लोग ज़्यादा मात्रा में खेती करने लगे हैं। तो कुछ बिंदु हैं, जैसे जनमानस का पुष्पों के प्रति बढ़ता लगाव, लोगों का जो लगाव है पुष्पों की तरफ बढ़ने लगा है। कहने का मतलब ये है कि मानव जो है अब जो है इसको व्यवसाय के रूप में करने क्यों लगा है, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ने लगी है। क्योंकि होता क्या है, इससे क्या होता है, लोगों की मानव की जो प्रवृत्ति होती है सौंदर्यभूत की संतुष्ट कराता है। जैसे कि इंसान सारा दिन थका मांदा रहता है और शाम को पार्क चला गया, तो पार्क में क्या होता है, लॉन बने हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर जो है उसको एक संतुष्टि फील होती है। इसके पहले जैसे प्राचीन काल की बात कर ले, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो केवल अपने शौक के लिए ही इनका प्रयोग करते थे, लेकिन अब इनका जो है प्रयोग कॉमर्शियल रूप से होने लगा है। लोग अपने घरों के सामने लगाते हैं, विद्यालयों में लगाते हैं, रोड किनारे लगाते हैं, हर जगह लगाने लगे हैं। और जो महिलाएं हैं इनके फूलों से बना गजरा, बेड़ी, माला आदि प्रयोग करते हैं। तो दूसरा, विश्व में फलता फूलता व्यवसाय। वर्तमान में पुष्प पौधों का व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, बड़े पैमाने पर होने का कारण यही है कि लोगों की मांग बढ़ती जा रही है। लोग इससे जो सजावट का कार्य हो गया, शादी विवाह, और इनकम अच्छी होती है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है इसका व्यवसाय बढ़ रहा है अदर फसलों की अपेक्षा। फिर उसके बाद विदेशों में बढ़ती मांग। विदेशों में बढ़ती मांग का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है इसकी कीमत अच्छी मिलती है। जो कुछ फूल हैं, जैसे कुछ पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर जो है कुछ समय में जो है, कुछ समय तो उनका कल्टीवेशन होता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर यानी कि जलवायु ठंडी हो जाने के कारण वहाँ पर बर्फबारी हो जाती है और वहाँ पर बर्फ़ बन जाती है। तो कहने मतलब खेती करने योग्य भूमि नहीं रह जाती है, तो वहाँ पर जो है इसकी खेती कांच के मकानों में की जाती है। तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, ना उतना संभव है। तो कांच जैसे कहने मतलब पॉली हाउस ग्लास हाउस के अंतर्गत होती है, तो ग्लास हाउस के अंतर्गत होगी तो एक मानक होगा, छोटे मोटे क्षेत्रफल में होगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। और डिमांड जब ज़्यादा होती है तो पुष्पों का दूसरे देश से क्या होता है, निर्यात होता है। तो जब निर्यात होता है तो क्या होता है, वो जो है दूसरे देशों में जाता है तो अच्छा रेट मिलता है। अच्छा रेट मिलता है तो कहने मतलब जो किसान होते हैं उनको जब अच्छा रेट मिलेगा तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने चाहते हैं और अच्छा से अच्छा पैसा कमाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक सुगंधियाँ। क्या प्राकृतिक सुगंधियाँ, अगला बिंदु है प्राकृतिक सुगंधियों की बढ़ती मांग। जैसे कि आज के समय फैशन के दौर पर लोग जो है शादी विवाह आना जाना कहीं हुआ तो परफ्यूम का प्रयोग करते हैं। तो वो सारे परफ्यूम किससे बनते हैं, पुष्पों से ही बनते हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि पुष्पों से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। अगला बिंदु है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि फलों का वर्गीकरण। फलों का वर्गीकरण। तो फलों का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। पहला तो जैसे कि एक बीजपत्री आधार पर, द्विबीजपत्री आधार पर।
एक बीजपत्री आधार पर और द्विबीजपत्री आधार पर। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आपका अनानास हो गया, केला हो गया, सब एक बीजपत्री के आधार पर आते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? मोनोकॉटिलीडन्स। द्विबीजपत्री डाइकॉटिलीडन्स। द्विबीजपत्री के अंतर्गत कौन से आते हैं? आम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, ये सब द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है आगे, फिर अमरूद है, ये भी द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। और पपीता हो गया, ये सब जो है द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं, जैसे आम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, किस फैमिली से आते हैं? एनिकार्डियेसी फैमिली से आते हैं। आम, अमरूद और जामुन म्यूटेसी फैमिली से आते हैं। पपीता कैरकिएसी फैमिली से आता है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं लीची। लीची भी द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। किस फैमिली से? सेफेंडिएसी से। आंवला, ये भी द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है, यूफोर्बिएसी से है। करौंदा सेफेंडिएसी फैमिली से है। किस फैमिली से है? सेफेंडिएसी फैमिली से है। सेफेंडिएसी फैमिली से है। फिर उसके बाद बेर, ये भी द्विबीजपत्री है, ये रेमिनेसी फैमिली से है। किस फैमिली से है? रेमिनेसी फैमिली से है। सेब हो गया, लोकाट हो गया, बादाम, ये भी द्विबीजपत्री हैं, रोजेसी फैमिली से आते हैं। अंगूर, ये भी द्विबीजपत्री है, ये विटेसी फैमिली से आता है। सपोटा, ये भी द्विबीजपत्री, ये सपोटेसी फैमिली से आता है। ये तो था आपका फलों का वर्गीकरण, एक बीजपत्री के आधार पर और फैमिली के आधार पर भी वर्गीकरण हो गया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, इसको देख लेते हैं। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉटिलीडन्स, यानी कि एक बीजपत्री के आधार पर कौन कौन से सब्जियां आती हैं? जैसे आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सलाद हो गया, ये जो है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों किस फैमिली से हैं? एलियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद द्विबीजपत्री आधार पर वर्गीकरण, द्विबीजपत्री के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया गया है, इसके अंतर्गत आपका बंधा गोभी, पात गोभी यानी बंधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, मूली, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज आदि, ये सब जो है द्विबीजपत्री के अंतर्गत।